हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फिर से आइए एक नए चैप्टर, और इस चैप्टर बहुत ही मज़ेदार भी है और अच्छे से समझ में भी आएगा। बशर्ते आपको बढ़िया से मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी, अन्यथा इसे समझ में नहीं आएगी। अगर आप किताब भी पढ़ लीजिएगा तो आप पूरी तरह से नहीं समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 है और वो पवन, तूफान और चक्रवात। कुछ लोग का कमेंट आया, कहा गया है कि सर आप लिख के बताते नहीं हैं। तो देखिए, सभी लोग क्या कर रहे हैं कि आपके ब्लैक बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, आपके डिजिटल बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं उसको उतार रहे हैं देख देख करके, है ना। सर जो है कि आपको बस समझा देते हैं, बाकी आप क्या करते हैं, आप उतार देते हैं, या आपको PDF मिल जाती है, आप उसी क्या करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन ज़रा ये बात सोचिए कि अगर हम नहीं लिखा रहे हैं, अगर हम सिर्फ समझा रहे हैं और बातों को आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं, तो अगर आप अपने से अगर लिखिएगा तो आपका माइंड कितना ग्रो करेगा। एक आपका डिजिटल बोर्ड का देखा उतार करके या PDF से उतारा हुआ, और एक अपने माइंड से उतारा हुआ, दोनों में कौन सा तेज होगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसे कहिएगा तो हम लिख के दे देंगे, बता देंगे सब चीज़, लेकिन आपका माइंड का ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और लाइक एक जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि तूफान, पवन और चक्रवात में ये कैसे आती है, ये मौसम से रिलेटेड कैसे हैं, इनके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे इसको, है ना। बशर्ते इसको आपको बस ये नहीं समझना है कि हम इसे रटना है, हम इसे रट करके आसानी से समझ लें, नहीं। इसको आप विजुलाइज करिए कि आप उस जगह पे हैं और आपके सामने ये चीज़ आ रही है, तो आप किस प्रकार से इसको आप समझिएगा, जानने के मतलब इच्छा करिएगा। तो आज हम इसी पर क्या करेंगे, आज हम विचार करेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं। तो थोड़ा उसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट्स है वो हमारा होता है पवन। सेकंड है हमारा जो आता है पवन का निर्माण, पवन का निर्माण। फिर हम करते हैं पवन के निर्माण, फिर हम करते हैं जल, यानी कि थल जल, ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शीतकाल, क्या बोलते हैं, सर्दियों। सर्दियों का जो मौसम है। 5 में हम देखते हैं, है ना, त्वरित झंझावात, त्वरित झंझावात। फिर हम छठा में देखते हैं चक्रवात। फिर हम देखते हैं 7 में टोर्नेडो। आइए हम बारी बारी से इस पर क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बस आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो अपने माइंड को खोल लीजिए और बाकी के जो कहानियां हैं परिवार के, समाज के या घर का, उसको आप एक क्लोज वाले दरवाजे में जाके बंद कर दीजिए कि हम इस चीज़ को बाद में हम सोचेंगे। जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके बारे में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, और बाकी कितना बड़ा बात आ जाए उसको हम बीच में नहीं लाएंगे। ये दिमाग को समझा दीजिए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए। जब दिमाग जब डिस्टर्बेंस हो गए, उठ करके थोड़ा 1 गिलास पानी पी लीजिए, क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आइए दोस्तों, में स्टार्ट करते हैं कि मौसम यानी कहने का मतलब पवन, है ना, और तूफान और चक्रवात में क्या क्या रिलेटेड है और कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पवन क्या है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पवन एक क्या हवा है। अगर कौन कौन लोग ये जानते हैं कि पवन और हवा एक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पवन और हवा जो अब हम बताते हैं उसको सुनिए।
पवन जो हवा जो होती है ना वो एक ही है, बशर्ते थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि जो हमारा पवन है, जिससे कि जो हम पहले क्या देखते हैं, हम वायु क्या आता है, एक स्थिर होती है बस कमरे में जो आप अनुभव करते हैं, है ना, या फिर आप गाड़ी में बैठे रहते तो उसमें आप अनुभव करते हैं, है ना, या किसी बैलून में या किसी जो गुब्बारे होते हैं उसमें जो हवा भर रहते हैं वो हम देखते हैं। लेकिन जो सुनामी आ रहा है, जो आंधी तूफान आ रही है, वो भी एक प्रकार का हवा ही है। तो उस हवा को हम क्या कहेंगे, हम पवन कहेंगे। यानी कि अर्थात ये कह सकते हैं कि गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई स्थिर वायु है तो उसको हम पवन नहीं कहेंगे। जो गतिशील है, जो कितना मतलब कि वेग से वो आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है, किसी मतलब कि चारों दिशा में जो मूवमेंट कर रहा है, वही हमारा क्या है, पवन है। हम बात करते हैं कि वायु क्या है, इसके बारे में समझिए, 2-3 पॉइंट समझाते हैं इसमें। आप जानते हैं कि वायु कहता है कि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है गर्म वायु, एक क्या होता है हमारा, गर्म वायु होती है, और दूसरा क्या होता है, ठंडा वायु। क्या होता है, ठंडा वायु। यानी कि गर्म वायु और ठंडा वायु में क्या फ़र्क होती है। तो जानते हैं कि गर्म वायु में क्या होता है कि वो स्थान ज़्यादा घेरता है रहने के लिए, लेकिन ठंडा वायु क्या करता है, वो कम ही स्थान में एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट क्या, वो कम स्थान ही वो घेरता ही है। इसके रीज़न क्या है, क्योंकि गर्म वायु में क्या होती है कि वो उसका जो मॉलिक्यूल्स, जो उसके कण हैं वायु के, वो क्या है, वो ऊर्जावान है, और इसका क्या है, ऊर्जावान नहीं है, ये नॉर्मल है। अब मान ले जाए किसी आदमी को एक मतलब कि मारिए, दबा कर कान के नीचे मारिए, वो क्या करेगा, बहुत स्पीड में भागेगा, और आप कह देगा भेटैया जरी रास्ता में बताई बाबू बढ़िया से, भेटैया जरी मारनी है ना, भेटैया रास्ता में तो बता दिए। तो उसका ये जो वाणी है वो एक क्या है, उन एनर्जी वाला है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी है, ताकत है कि भेटैया तो हम मारबो, है ना। तो इसलिए क्या था, वो वहाँ से भागता है। तो उसी प्रकार से हर मॉलिक्यूल जो गर्म वायु जो होती है वो एक प्रकार क्या गर्म होती है, जो क्या था, वो भागते चला जाता है। जब वो भागेगा तो जाहिर सी बात है वो स्थान क्या लेगा, वो ज़्यादा लेगा, और जो नहीं भागेगा वो क्या करेगा, वो स्थान थोड़ा लेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि गर्म वायु में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ठंडा जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत नज़दीक में होते हैं, ये इस तरह से ऐसे से होते हैं, है ना, जो कि ये क्या, ये स्थान कम घेरते हैं, ठीक है। कहता है कि वायु का वेग बढ़ने से वायु का दाब घटता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यानी कि वायु का वेग बढ़ने से वायु का दाब घटता है। कैसे, इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आया था यूपीएससी में और बीपीएससी में, अदर स्टेट किसी भी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है कि वायु वेग बढ़ने से वायु का दाब घटता है या बढ़ता है, या फिर कुछ नहीं होता है, या फिर वो इनमें से कोई नहीं होता है। तो जान लीजिए कि वायु का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या होता है, घटता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप तराजू देखेंगे, जो इधर बटखा रहा था और इधर क्या होता है, फल फूल रहता है, उसको इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। एक छड़ी ले लीजिए, दोनों तरफ गुब्बारा ले लीजिए, पानी से भरा हुआ, उसको टांग दीजिए बढ़िया से, है ना। अब उसमें थोड़ा कल्पना करिए कि जो बैलून का जो है, जो गुब्बारा है, वो क्या एकदम स्थिर है, और उसके बीच का जो वायु वो क्या स्थिर है, उसमें किसी तरह कोई तरह हलचल नहीं है, और ना बैलून में कोई तरह हलचल है। तो आप देखिएगा इसमें कि अगर आप ये सोच लीजिए कि एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है और बीच में एक आदमी है, उसको इतना लात घुसा मारिए कि वो नीचे बैठ जाए, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर दबाव दे रहे हैं, तो वो क्या रहा, निर्बल हो गया, यानी कमज़ोर हो गया, वो नीचे जाके गिर गया। तो जब वो जाके जब नीचे जब गिर जाएगा तो उसकी जो आदमी जो खड़े थे इस साइड से, तो उनके जो दोनों का जो पीठ है क्या आपस में क्या वो सटेगी। जब उसका जो बीच का जब हट जाएगा, जब आदमी हट जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो दबाव दिया, जो प्रेशर दिया, उसका दाब क्या हुआ, वो घट गया। इससे सिद्ध होता है। उसी प्रकार से जो बैलून होती है, जो हमारा गुब्बारा होता है, जो पानी से भरा जो लटकाए हुए हैं, उसके बीच का जो वायु है, अगर हम फूंक मारेंगे ना तो दोनों बैलून क्या करें, वो आपस में जाके सट जाएगी। और जब सटेगी धीरे धीरे, तो इससे मतलब क्या था, इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा प्रेशर था, जो हमारे वायु का जो वेग था, है ना, जो इतना स्पीड में जो हम फूके,
वो उसका जो जो दाब जो बनाए हुए था, जो बरकरार रख लेता, ना तो वो इधर जा रहा था, ना तो वो इधर जा रहा था, वो बरकरार था। लेकिन हम जैसे मैंने फूंक मार दिया तो बरकरार क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी कि जो वायु का जो दाब था वो क्या हुआ, कम हो गया, और कम होने की वजह से क्या हुआ, वो बैलून आके आपस में चिपक गया, यानी कि सटते चला गया। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो वायु का वेग है वो क्या रहा, वो बढ़ रहा है, यानी सॉरी वायु का वेग बढ़ रहा है तो उसका वायु दाब घट रहा है, ये एक सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वायु, गर्म वायु क्या होती है कि वो हल्की होती है, माना ठंडे वायु की अपेक्षा। ठंडे वायु या गर्म वायु है, गर्म वायु क्या होती है कि बहुत हल्की होती है, और ठंडी वायु क्या होती है, वो भारी होती है थोड़ा। आप जान रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल एकदम सामने में है, एकदम सटी हुई है ठंडे का, और गर्म का थोड़ा दूर दूर में है, इसलिए क्या होता है कि वो हल्का होता है, ये भारी होती है। बात समझिए कॉन्सेप्ट। अब बात समझिए कि हल्का जो वायु है इसके अपेक्षा क्या था, वो हल्का हो रहा है ना। तो ये गर्म वायु क्या था कि ये ऊपर की ओर उठता है, ये गर्म वायु क्या था, वे ऊपर की ओर उठता है। अब वही चीज़ यहाँ पर एक चीज़ यह देखा जाता है कि जो गर्म वायु है, यानी कि इसी के आधारित पर क्या होती है कि धुआं जो होता है कि वो ऊपर उठता है। कहता है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बस यही है कि धुआं भी एक प्रकार क्या है कि आग से ही तो निकला होता है ना धुआं, कि किसी और दूसरे से तो निकला होता नहीं है, वो आग से ही निकला होता है। तो जो आग का जो धुआं है वो क्या है, गर्म है, और गर्म क्या होगा, वो तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, चार्ज है, उसमें क्या एनर्जी है, इसलिए वो क्या है, वो ऊपर जा रहा है। और वही अगर धुआं ठंडा रहता क्या ऊपर जाता, वो नीचे के नीचे सिमट जाती। तो ये इसका क्या था, कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, है ना, अब हम देखते हैं कि पवन का निर्माण कैसे होता है। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये इस पवन में कि एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो वायु का जो वेग है वो उच्च वेग से निम्न वेग की ओर क्या होता है, वो प्रवाहित होती है। यानी उच्च वेग से वायु का जो उच्च वेग से निम्न मतलब कि वेग में क्या होता है, वो मतलब कि प्रवाहित होती है ना। ऐसा मत समझिएगा कि कभी क्वेश्चन देता है कि वायु का वेग उच्च से निम्न की ओर जाती है, या निम्न से उच्च की ओर जाती है, या उच्च से उच्च की ओर जाती है। तो आपको ये कंफर्म आपको करना होगा कि वायु का जो वेग है वो हमारा उच्च से निम्न की ओर जा रही है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पवन का निर्माण कैसे होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पवन का, यार इतना आंधी तूफान कैसे आ गया, कहाँ से आ गई इतनी हवा, ये इसका क्या मतलब कि भगवान जी हैं क्या, ऊपर से आशीर्वाद दे दिए, इतना सारा हवा जाकर उड़िया दो पूरा को, झोपड़े उपड़े सब गरीब को उजाड़ दो, हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे होती है। आप जानते हैं कि पवन जो हवाएं हैं वो क्या है, गतिशील है। ये गतिशील कैसे बनती है, हमने आपको छठा में एक थल समीर के बारे में, सॉरी 7 के चैप्टर में उन्होंने बताया, थल समीर के बताया था, और समुद्र समीर के बारे में, तो उसको याद करिएगा, इसके बीच में वो आएगा। जैसे देखिए क्या होता है ना, जो पवन जो होती है वो हमारा जहाँ पे भूमध्य रेखा जो होती है, यानी कि पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है ना। जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है ना, वहाँ पे क्या होती है कि सूर्य की किरण बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिस कारण से वहाँ पे भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि वो मतलब अधिक गर्म होती है, उसका जो स्थल होता है बहुत अधिक होती है। यानी कि आप जानते हैं कि ये हमारा क्या पृथ्वी है ना, और ये हमारा भूमध्य का मतलब क्या हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा बीच, ये हमारा बीच हो गया भूमध्य, है ना। तो इसमें क्या होते हैं ना कि भूमध्य रेखा पर क्या होती है कि ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें अक्षांश और देशांतर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर में क्या होता है कि अक्षांश का मतलब होता है ये रेखा, यहाँ से ऐसे जो जा रही है ये रेखा क्या हमारा अक्षांश होती है, ठीक है, और ये जो हमारा रेखा जो होता है वो हमारा क्या होता है, देशांतर होता है। आप पढ़े होंगे ना कि नहीं पढ़े हैं, जब हम लेंगे सामाजिक विज्ञान के जो हमारा जो भूगोल का जो हम क्लास जब लेंगे, है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या, इसका क्या क्या रेखा होती है, कैसे कैसे काम करती है, इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक है, कि ये जो हमारा है अक्षांश जो है कि हवा कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांश है। अक्षांश के जो ऊपरी भाग है, यानी मान लेते हैं कि 0 है ना, 0 से 30 डिग्री अक्षांश से और 60 डिग्री अक्षांश तक, है ना, यानी कि कहने वाले ये 60 है और ये 30 है ना, ये 0 मान लीजिए। ठीक है, यानी कि इससे जो कहता है जो अक्षांश है यानी 30 के जो बीच है, ये जो पट्टी जो होती है ये हमारा कैसा होता है, वो ठंडा होता है। कैसा होता है, वो ठंडा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जाएगा तो पूरा क्या होगा, बर्फ जैसा होगा।
ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्या था, नॉर्वे है, हमने पहले भी क्लास में, पिछले वाला क्लास में बताया था, है ना, नॉर्वे है ना, स्वीडन है, बहुत सारा जो है, फिनलैंड है, आइसलैंड हमने बताया था ना, तो वो था। तो हमने ये देखे कि यहाँ पर क्या था, वो ठंडा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये ठंडा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण। समझिएगा। तो जो हमारा वायु है, तो आप समझिए कि जब आप टॉर्च मारिएगा इस प्रकार से और एक बॉल रखिए, यानी पृथ्वी एक तरह से और इस तरह से रखिएगा, तो जब प्रकाश जो जाएगा ये क्या बीच में जाएगी, और ऊपर थोड़ा क्या होगा, कम होगा, और थोड़ा नीचे क्या होगा, थोड़ा कम होगा, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ जा रही है, बीच में। तो जो बीच में जब जो जा रही है प्रकाश, वो हमारा क्या है, उसमें जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, अधिक होगी। तो इस स्थल पर जो बीच में जो भूमध्य रेखा, जिसको भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है, भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ कि भू मतलब कि जमीन, और मध्य का मतलब हो गया बीच, और रेखा का मतलब हो गया ये हमारा अक्षांशीय रेखा, ये होता है ना, भूमध्य, भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ, भू मतलब क्या था, जमीन हो गया, मध्य का मतलब बीच हो गया, रेखा का मतलब ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया। यानी कि इसके जो हमारे जो प्रकाश जो पड़ रहा है, जो हमारे ऊष्मा जो हो रही है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ का जो वायु होती है वो बहुत गर्म होती है, ठीक है। और ये जब वायु जब गर्म होगी तो क्या होगा, ये तो ऊपर तो उठेगा ही, और जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पर क्या सा हवा आएगा, फिर ठंडी हवा। यानी कि हमारा जो अक्षांश जो 60 डिग्री है और जो 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री और जो 30 डिग्री है अक्षांश है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है कि यहाँ से यानी कि उत्तर से फिर क्या करता है कि हमारा वायु उत्तर से ठंडी वायु जो है कि भूमध्य रेखा की ओर क्या, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि भूमध्य रेखा ये हमारा हो गया, भूमध्य रेखा लिख दीजिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के क्या था, वो आना शुरू कर देता है, ठंडी वायु, ठीक है। और फिर जब ये ठंडी वायु जब भूमध्य रेखा के जब आना शुरू होता है तो यहाँ पे क्या प्रकाश तो पड़ेगा, तो फिर यही फिर ठंडी वायु गर्म होकर फिर क्या हो, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये फिर दक्षिण फिर भाग से फिर क्या करता है कि ये फिर ये वायु यहाँ जाता है फिर भूमध्य रेखा से, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर वायु जा रही है और उत्तर से दक्षिण की ओर वायु जा रही है। तो ये जो वायु जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो वायु जो जा रही है, ये बीच में क्या वो गर्म हो रहा है, और जब बीच में यही प्रक्रिया जब गर्म होते होते क्या था, वो ऊपर जब चला जाता है तो ढेर वायु हो जाती है। जब अचानक जब बहुत सारी जब वायु हो जाती है तो क्या होगा, मतलब तूफान तो आएगा ही। अब वही हमारा क्या कहलाता है, इसी से हम क्या कहते हैं कि वायु जो है कि तूफान उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा रेखा है, यानी कि जो हमारा ये वायु है, ठीक है, कि ये कभी कभी क्या होता है कि दिशा भी परिवर्तन करता है। तो दिशा कैसे परिवर्तन करता है, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है, ये घूमती है, यानी कि ये इस प्रकार से क्या था, वो घूमता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो घूम रहा है तो ये हमारा है क्या है, यानी कि ये जो घूम रहा है तो ये कैसा घूम रहा है, ये अक्षांशीय रूप में घूम रहा है। अगर हम इस से बोले तो ये हमारा क्या होता है, देशांतर होगा। तक यानी कभी मतलब कि अब देखें कभी ऐसे से घूमने के लिए, ऐसे से कभी घूमता है, नहीं घूमता है। जब भी घूमेगा तो कैसे, ऐसे ऐसे कर घूमेगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा, ये हमारा घूर्णन हो गया, ठीक है। और परिक्रमण का मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य के जो चारों जो चक्कर मारा वो हमारा क्या हुआ, परिक्रमण। और जो एक अक्ष पर जो घूम रहा वो हमारा क्या, घूर्णन हो गए। तो ये मतलब कि घूर्णन प्रक्रिया के वजह से ये पृथ्वी, ये जो हमारा भूमध्य रेखा का जो वायु का जो दिशा जो परिवर्तन होता है, ये घूर्णन गति के कारण होता है। यानी पूछ सकता है कि वायु की दिशा का जो परिवर्तन जो होती है किस वजह से होती है ना। तब पूछ देगा परिक्रमण की वजह से, या फिर घूर्णन की वजह से, या फिर पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पर जो झुकी है उसकी वजह से। तो आप तो उसमें डॉट हो जाएगा कि नहीं, जो हमारा जो पृथ्वी का जो हमारा वायु में जो दिशा का जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, वो घूर्णन की वजह से, वो अक्षांशीय की वजह से, ठीक है। तो ये थी हमारा एक पवन का निर्माण का विशेषता। इसमें कोई तरह की दिक्कत है, समस्या परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं कि जल और थल क्या कहता है। ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल का मतलब क्या होता है, ग्रीष्मकाल का मतलब होता है कि जहाँ पे अभी जो मौसम अभी आप जिस जगह से देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं वायु, जो अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रीष्म है, यानी कि गर्म वायु, गर्मी का मौसम है ना, उसी को कहते हैं ग्रीष्म। अब कहता है कि इसमें कहता है कि ग्रीष्म में कि आप जानते हैं कि गर्म वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। यानी कि इसमें एक चीज़ समझिए, ठीक है, इसमें आप एक चीज़ समझिए कि आप कैसे इसको समझिएगा। ग्रीष्म में थल जल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक हमारा क्या जल है ना, और एक हमारा क्या थल है।
धल का मतलब क्या हो गया, जमीन, और जल का मतलब क्या हो गया, समुद्र। ठीक है। कहता है कि जब ग्रीष्म जब आती है, जब ग्रीष्म काल आता है, तो जो हमारे जमीन पर होते हैं वो क्या था, गर्म वायु। अभी आप निकल जाइए रोड पर, पता चल जाएगा, तो क्या है, बहुत गर्म हवा मारेगी। तो यही गर्म हवा क्या करता है, समुद्र की ओर जाना शुरू करता है ना। जहाँ पे उसका नदी वगैरह होते हैं उस जगह पे क्या था, वो जाना शुरू करता है। ठीक है। और फिर यही समुद्र, फिर ये जो ठंडी जो वायु है इस जगह पे, ये जमीन की ओर आना शुरू कर देती है। और जब मतलब कि समुद्र की जो वायु है, जो ठंडी वायु है, जब स्थल की ओर जब आना शुरू करता है, तो यही घटना हमारा क्या कहलाता है, मानसून। क्या कहलाता है, मानसून। यानी कि जो नदी के जो वायु है, जो ठंडी वायु है, यानी समुद्र की ठंडी वायु जब स्थल की ओर जब प्रवेश करना शुरू करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। ठीक है। कभी बुलाइएगा नहीं, कभी ध्यान रखिए, हम बहुत बारीकी से बता रहे हैं। मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून एक मानसून जो एक शब्द है वो एक अरबी शब्द है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि मानसून एक कैसा शब्द है, तो एक अरबी शब्द है। और जो मानसून है किस शब्द से लिया गया है, तो मौसम से लिया गया है। किससे, मौसम से। इसको आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, है ना, कि मानसून जो है ना, क्या, मानसून एक अरबी शब्द है। क्या है, अरबी शब्द है ना। और यह शब्द और यह शब्द है ना, मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है, और यह शब्द किससे लिया गया है, तो कहता है मौसम से लिया गया है, मौसम से। और मौसम का अर्थ होता है ना, मौसम से, यह शब्द मौसम से लिया गया है, लिया गया। ठीक है ना। मौसम का अर्थ ऋतु होती है। क्या होती है, ऋतु। समझे, मौसम का अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा जल थल जो है ना, किस प्रकार से काम कर रही है। हमने समझ लिया, मौसम के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं शीतकाल। तो शीतकाल में क्या होती है, तो हम देखते हैं कि शीतकाल वो वैसा काल है जो सर्दियों के दिन में होती है। शीत का मतलब होता है सर्दी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें उल्टा प्रक्रिया हो जाती है। यानी कि जो जमीन, जो थल से जो आ रही है वायु, गर्म वायु समुद्र की ओर, ये क्या होता है, उल्टा होता है। यानी समुद्र की ओर, है ना, जो वायु, ठंडी वायु वो आ रही है, और समुद्र से जो जलवाष्प के रूप में जो स्थल की ओर जो वायु जा रही है, बात को समझिए, जो समुद्र से जलवाष्प के रूप में स्थल की ओर जा रही है, यही पानी, यही जलवाष्प ऊपर जा करके ये वर्षा के रूप में धारण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जो जमीन का है, यानी जो स्थल का जो वायु है वो ठंडी वायु है। किस में, सर्दियों में कभी देखें कि गर्म वायु बहते हुए, नहीं ना। जब भी क्या देखेगा, तो ठंडा वायु। तो ठंडा वायु जो होती है जो स्थल पर, वो क्या था, समुद्र की ओर आती है, और समुद्र का जो जलवाष्प है वो स्थल की ओर जाता है, और फिर वो क्या था, वो ऊपर जाता है, और इसी कारण से क्या था, वो वर्षा होना शुरू होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शीतकाल में ये क्या होती है, एक विशेषता होती है। सिर्फ इसमें क्या था, एक उल्टा हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि त्वरित झंझावात क्या है। इसको बड़े समझिएगा, बहुत अच्छा है। त्वरित झंझावात सभी लोग जानते हैं कि त्वरित झंझावात जब वर्षा होती है, तो वर्षा होने से पहले क्या होता है, ये आवाज़ उठती है, द्रिंग बूम सा आवाज़ होती है। लगता है कि जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर कोई एक कमरे में अकेला व्यक्ति रहे तो उसको रात भर नींद नहीं आएगा। और अगर ये त्वरित झंझावात का मतलब होता है बादल का गरजना, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो उसको नींद नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखा जाए, त्वरित झंझावात में क्या होती है कि ये एक ऐसा मौसम में होती है जिसका मौसम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होती है। ठीक है। और ये जो है कि ये दो चीज़ इसके कार्य पर निर्भर करती है। एक हमारा होता है आर्द्र, और दूसरा हमारा होता है गर्म। यानी कि आर्द्र का मतलब हो गया नमी, और मतलब कि गर्म का मतलब हो गया गर्म। यानी कि गर्म और ठंडा जो मौसम कर दिया, वही हमारा क्या है, त्वरित झंझावात है। मतलब कि बता रहे हैं, अभी पूरा बता ही नहीं है। ठीक है। उबिए नहीं, समझिए। तो ये इस प्रकार से हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं कि होता कैसे है, निर्माण कैसे होती है। तो आप जानते हैं
कि जिस प्रकार से कि हमारा अभी हमने बताया कि समुद्र का जल ऊपर जा रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि सॉरी जलवाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, तो बादल का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक मतलब कि वर्षा यानी बर्फ का निर्माण कर रहा है। आप जानते हैं कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटती है, तो जब घटेगी तो क्या होगा, बर्फ तो बनेगी ही, तो जब बर्फ जब बनेगा तो वही बर्फ जब पिघले तो होगा क्या होता है, फिर मतलब वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा वर्षा के रूप में, यानी पानी के रूप में। तो उस समय क्या होती है कि जब गर्म जब हवा, जब वायु है ना, कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गर्म हवा के जो वायु के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, और ठंडे वायु यानी ठंडे जो बरसात के जो पानी जो होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब नीचे जब गिरना शुरू होता है, और जब ये वायु का जब कण जब ऊपर जाना जब शुरू होता है, तो ये मतलब कि वर्षा का पानी का मॉलिक्यूल्स ठंडा और ये गर्म, तो जब दोनों जब टकराएगा तो क्या होगा, आवाज़ तो निकलेगी, मतलब कि आवाज़ जब निकलेगा यानी कि ध्वनि जब निकलेगी तो प्रकाश तो निकलेगी। आप यूँ समझ लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, पूछिएगा कि सर प्रकाश कैसे निकल जा रहा है, तो आप अंधेरे कमरे में जाइए, है ना, अब प्लग का दो का प्लग होती है ना, दोनों तार उसमें सटाइए और दोनों तार को आपस में सटाइए तो चिंगारी फेंकेगा, तो चिंगारी जब अंधेरे कमरे में जाए तो उससे क्या हो, प्रकाश भी थोड़ा निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऊपर में भी क्या होता है, प्रकाश निकलती है। तो एक चीज़ में ये गौर करने वाली चीज़ है कि जब भी त्वरित जब झंझावट जब होती है तो ऊपर का जो सबसे पहले जो निकलता है वो हमारा प्रकाश निकलता है, उसके बाद हमारा क्या निकलता है, ध्वनि, यानी कि अर्थात इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, या फिर प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, वो अधिक होती है। ऐसे कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, बशर्ते हम इसको उलट दिए, यानी कि प्रकाश की चाल क्या अधिक है, ध्वनि की चाल क्या है, कम है, तभी तो प्रकाश क्या होता है, पहले आ जाती है। यानी कि आप देखिएगा तो जब बिजली जब चमकेगी तो पहले आ जाएगी क्या, प्रकाश, अरे बिजली चमका, उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, फिर देखिए द्राम से फिर आवाज आएगा, तो ये क्या है, एक प्रकार का त्वरित झंझावट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरित झंझावट कहते हैं। जस्ट इसी का ही स्वरूप हमारा क्या कहलाता है, चक्रवात। इसको आप अच्छे से समझिए, चक्रवात क्या है, ये इसको आप समझ लिए तो आप किसी को भी समझा दीजिएगा चक्रवात क्या है। चक्रवात को जानिए कि चक्रवात क्या होती है ना। आप चक्रवात के नाम शब्द से आप जान रहे हैं कि चक्र मतलब कि गोल, चक्र है ना, यानी गोल। अब जानिए चक्रवात क्या होता है, कि चक्रवात का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा वायु है जब ऊपर जब ड्राम से करता है तो फिर क्या होता है, वो आपस में फिर हट जाती है, और जब हट जाती है तो फिर क्या होता है कि देखिएगा जो चक्रवात जो होता है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा वायु वेग होती है, पवन वेग होती है ना, जो एक कहता है ना कि वायु यानी पवन के वेग और सघन का बादल का एक निर्माण होता है ऊपर में, यानी सघन बादल का निर्माण और ऊपर से एक वायु वेग होती है, दोनों के निर्माण से क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होती है। इसका अगर हम व्यास की अगर बात करते हैं, है ना, ये व्यास कैसे होता है, इसका जो व्यास होती है, व्यास आप जानते हैं व्यास का मतलब क्या होता है, आप वृत्त आप मैथ पढ़े होंगे, है ना, तो जो हमारी ये केंद्र जो होती है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे इसको क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। और जीवा क्या बोलते हैं, यहाँ से ये छोटी जो हमारा त्रिज्या वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या होता है, वो मतलब कि ये जो त्रिज्या जो हमारा आता है वो हमारा आता है क्या होता है, जीवा, ठीक है, और जिसका त्रिज्या दुगुना हो जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। तो खैर अब मैथ नहीं बता रहे हैं, मैथ का भी क्लास लेंगे, अभी नहीं लेंगे, पहले भी हम जो साइंस अभी ले रहे हैं, अभी साइंस को भी लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम मैथ को भी लेंगे, और सब सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम व्यास करते हैं, कहता है कि जो हमारा चक्रवात होता है उसके बीच का जो भाग होता है, उसका जो केंद्र जो होता है उसको हम बोलते हैं झंझावत, है ना, झंझावत नेत्र बोला जाता है उसको। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, आप यूँ समझ लीजिए, ठीक है, कि चक्रवात का, किसका, चक्रवात का, है ना, केंद्र, केंद्र, है ना, केंद्र झंझावत नेत्र कहा जाता है, झंझावत नेत्र कहा जाता है, ठीक है। और ये झंझावत नेत्र में क्या होता है कि केंद्र में क्या होता है कि निम्न दाब होती है, उसमें उच्च दाब नहीं होती है, वो एक कहता है निम्न दाब होती है, जिसका जो व्यास जो होता है, जिसका जो व्यास क्या होता है, ये जिसका जो व्यास होता है 10 से, है ना, 10 से 30 किलोमीटर,
इसका क्या होता है, इसके व्यास होती है। तो जरा आप सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए आप जहाँ पर भी हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है, बिहार शरीफ स्टेशन से अगर हम बख्तियारपुर स्टेशन लेते हैं तो मान लेते हैं 30 किलोमीटर है, ठीक है। आप मान लीजिए एक लंबा रस्सी ले लीजिए, 30 किलोमीटर लंबा रस्सी एकदम, आप जहाँ बिहार शरीफ स्टेशन पर आप हैं उस जगह पे आप एड़ी से चाप दीजिए रस्सी को, ठीक है, और आप उस रस्सी को बख्तियारपुर तक लेके चले जाइए, ठीक है। बख्तियारपुर तक लेके चल गए तो क्या होता है कि आप लेके चले गए तो कितना लंबा है, बहुत लंबा, और उसको आप गोल गोल घूम जाइए, ठीक है, उसको क्या करिए आप गोल गोल घूम जाइए, तो कितना बड़ा होगा क्षेत्र, उतना बड़ा उसका क्या होता है केंद्र होता है। तो आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते चक्रवात कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका जो व्यास होता है 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 30 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है कि मतलब व्यास होती है। अब कहता है कि जब चक्रवात, जब इसके व्यास जब इतना बड़ा हो सकता है तो जरा आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो सकता है। कहता है कि जब वह चक्रवात जब आती है तो चक्रवात हमेशा याद रखिएगा, जब भी वो आता है कहाँ पे आता है, वो समुद्र में आती है या बड़े बड़े जलाशय में आते हैं, ठीक है। उस जगह पे क्या होता है, वो मतलब कि चक्रवात आते हैं, वो कभी कदाल आते हैं, बहुत लंबे समय के बाद तुरंत ये सब नहीं आते हैं, ठीक है। जो इसका जो बीच का जो केंद्र है वो उसका क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो निम्न दाब होती है, और निम्न दाब से क्या होता है कि वायु कि जो पानी में जब जैसे वो मतलब चक्रवात जब प्रवेश करता है तो वो जो निम्न दाब की वजह से क्या था, वो वायु ऊपर मतलब वायु बोल रहे हैं, वो जो पानी जो है, जो समुद्र के जो पानी है वो क्या था, वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है, यानी कि कम से कम 3 से है ना 12 फीट तक, है ना 12 फीट तक, है ना ऊपर आ जाता है, ठीक है। कितना तक, यानी कि 12 फीट तक वो मतलब कि ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो जब 12 फीट तक जब ऊपर जब चला आता है तो सोच सकते हैं कि कितना ऊपर, कितना बड़ा फीट हो सकता है, कितना बड़ा मतलब उसका मतलब कि धाराएं हो सकती है। आप जानते हैं कि शांत जल में जब आप पत्थर को फेंक रहे हैं तो उसकी धारा क्या होती है, फिर भी उसका धारा चलना स्टार्ट है, यानी इस तरह से धारा बहती है, बहती कि नहीं बहती है। तो सोचिए जब इतना बड़ा जब वो चक्रवात जब उसमें जाएगा तो कितना बड़ा वो धारा रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जब ये इस प्रकार जब वो धारा जब आती है तो इसमें 4 चीज़ सबसे बड़ा नुकसान होती है। पहला कि उसको देश डूब जाता है, बाढ़ नहीं आते, देश से डूब जाता है, बाढ़ बहुत बड़ा इसमें बाढ़ आ जाती है। जब वो किनारा जब तोड़ता है, समुद्र तट के जब किनारा जब तोड़ता है ना तो देश को ही डुबा देता है, ठीक है। अब उस प्रकार से फिर क्या होता है कि इसमें मोटर गाड़ी वाहन क्या होता है, परिसंचालन ठप हो जाती है, बिजली खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है करोड़ों लाखों की संपत्ति क्या होती है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी इस प्रकार से देखते हैं कि कई बड़े समस्या भी क्या होते हैं चक्रवात को आने से काम होती है, यानी कि इससे नुकसान होती है, ठीक है। तो चक्रवात को आप जानते हैं कि विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। है ना, कहता है कि अमेरिका में है ना चक्रवात को किसको, चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन के है ना कहता है कि नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कहता है फिलिस्पीन और जापान में चक्रवात को है ना, चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसको नोट में करके लिख लीजिए। और भारत में तो चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कहने का अर्थ, यानी कि ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो चक्रवात है इसी का जस्ट लाइक टोर्नेडो है। टोर्नेडो भी क्या एक विनाशकारी है, लेकिन इसका जो व्यास जो होता है वो या तो कभी 1 मीटर होगा या कभी 1 किलोमीटर हो जाएगा, या कभी 1 किलोमीटर हो सकता है या 1 किलोमीटर से अधिक भी हो सकती है। इसके में कि इसका जो बीच का जो केंद्र है टोर्नेडो का, उसका भी क्या होता है केंद्र, यानी उसके बीच में भी क्या होता है वो मतलब कि निम्न दाब होती है।
और निम्न दाब के वजह से ही ये अपने बहुत सारे वस्तुओं को क्या करते हैं, वो ऊपर फेंक देता है। यानी अगर उसको कोई बीच वगैरह आ जाता है ना तो वो ऊपर फेंक देता है। ऊपर फेंकने का रीजन क्या है कि उसके बीच में निम्न दाब है। अगर वो प्रेशर डालता, अगर उसके बीच में अगर प्रेशर रहता तो वायु को ऊपर फेंक नहीं देता, वो प्रेशर से वो दाबे रहता, ऊपर जाता ही नहीं। लेकिन उसके बीच में क्या निम्न दाब है, इसलिए क्या वो ऊपर की ओर जा रहा है। बात समझ में आ रहे हैं? तो यही हमारा क्या था कि टोर्नेडो है। टोर्नेडो क्या था, एक कहता है कि एक कीप जैसा था, जैसा जिस प्रकार से आप मट्टी में नहीं सॉरी जो आप जो सरसों का जो तेल जब बोतल में डालते तो कीप जैसा डालते हैं ना, इस प्रकार से कि नहीं डालते हैं, इस प्रकार से डालते हैं, ये इस प्रकार से होता है ना। तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या टोर्नेडो, यानी इस प्रकार से क्या था, इसकी वायु होती है और ये नीचे की ओर इसका मुंह होता है। ठीक है, टोर्नेडो का ये एक ये होता है कि ये जमीन से यानी कि आसमान से आते हुए जमीन पर प्रतीत होती है, यानी कि आसमान से उतरते हुए जमीन पर दिखाई देती है। इसमें एक क्वेश्चन भी डाला जाता है कि जमीन से आते हुए कहते हैं कि आसमान में दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आकाश से आते हुए पृथ्वी पर नजर आती है क्या, ये मतलब कि हमारा टोर्नेडो। बात समझ में आ गई? अभी इसमें क्या होता है, टोर्नेडो क्या होता है कि ये लंबे समय तक नहीं रहती है, बस आता है, जरूर विध्वंसकारी होती है नो डाउट, लेकिन आता है तुरंत चला जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या था, हमने टोर्नेडो को हमने देख लिया। ठीक है, अब कहता है कि वायु के दाब को जो मापने वाला जो यंत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, वायुदाबी मापी यंत्र बोला जाता है। ठीक है, वायु दाब को मापने वाले यंत्र को वायुदाबी मापी यंत्र कहा जाता है ना, वायु मापी यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि पवन तूफान और चक्रवात में क्या क्या थी कहानियाँ, हमने अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया। हाँ, अगर जहाँ पर ना समझ में आई, अगर नहीं समझ में अगर आया होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। हम बार बार कहते हैं कोई तरह का समस्या है तो ज़रूर कमेंट करिए, फिर हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। हाँ, इतना ज़रूर करिएगा क्योंकि हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसमें हम बहुत तरह से सोच विचार करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कैमरे पर हम आते हैं, वीडियो में हम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो और सभी लोग देख सके और हमारे जो ज्ञान है, जो किताब के जो ज्ञान हैं वो और आगे तक जा सके, है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अब जो है कि एनसीईआरटी के बस 4-5 चैप्टर और 7 का उसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम 8 पर फिर हम चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।